नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एड्यू एरा में। आज की क्लास में हम लोग कक्षा और कक्षक में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सुनने में तो ये बहुत ही इजी लगता है कि कक्षा और कक्षक नॉर्मली कोई भी बता सकता है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो हम लोग आज कक्षा और कक्षक में अंतर और इनके बारे में पढ़ेंगे, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कक्षा की, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नाभिक है उसके चारों तरफ अलग अलग कोश में या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इनको हम लोगों ने नाम दिया था KLMN कोश या कक्षाएं, और इनके लिए n का मान होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए, अगर कक्षा की बात आए तो कक्षा को हम लोग यही बोलेंगे कि नाभिक के चारों ओर का वह पथ जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, गोलाकार कोश में चक्कर लगाते रहते हैं, यही हमें कक्षा को दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड बात है वो आती है कि कक्षक क्या होते हैं। तो देखिए, कक्षक किसे कहते हैं कि कोई परमाणु है, उस परमाणु में जो हमारे पास नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर का वह काल्पनिक पथ जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके तरंग फलन का वर्ग अधिकतम प्रायिकता का होता है, यानी साई स्क्वायर का मान जो है वो जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वो कहलाते हैं हमारे यहाँ पे कक्षक। ठीक है, तो देखिए, कक्षा और कक्षक में क्या अंतर है कि अगर कक्षा की बात करें तो नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कहलाती है उसकी कक्षाएं। ठीक है, और अगर कक्षक की बात करें तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह पथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन का वर्ग जो होता है अधिकतम प्रायिकता का होगा वो कहलाएंगे कक्षक। ठीक है, अब देखिए, अगर कक्षा और कक्षक की बात करें तो किसी परमाणु के लिए अगर हमारे पास n कक्षाओं का निर्धारण किया जाता है तो उस परमाणु में कक्षक की जो कक्षकों की संख्या होती है उसको n स्क्वायर के सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास जो कक्षा है उसके लिए n का मान जो है 1 है। अगर हम लोगों को यहाँ पे कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है तो कक्षकों की संख्या क्या कर देंगे, n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी बराबर रह जाएगी 1। यही रीज़न है कि जो हमारे पास K कोश है जिसके लिए n का मान 1 होता है, वहाँ कक्षकों की संख्या भी 1 होती है, और इसमें सिर्फ एक कक्षक एग्जिस्ट करता है, वो है S। अब देखिए, इसी तरीके से हम लोग L कोश या L कक्षा के लिए देखते हैं। तो L कक्षा के लिए जो हमारे पास n का मान है वो है 2, यानी कक्षा का मान हुआ 2। अगर हमें यहाँ पे कक्षकों की संख्या को ज्ञात करना है तो हम लोग n स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करेंगे। n स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, 2 स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 4। यानी हमारे पास जो दूसरी कक्षा है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यही कारण है कि जो दूसरी कक्षा है उसमें 1 S और 3 P कक्षक, यानी टोटल कितने हो गए, 4 कक्षक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, हम लोग अगर तीसरी कक्षा की बात करें तो कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए n का मान होगा 3, और अगर n का मान 3 है तो यहाँ पे कक्षकों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी 9। यही कारण है कि जो तीसरी कक्षा है उसमें 1 S 3 P और 5 D कक्षक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी टोटल कितने हो गए 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कक्षा और कक्षकों की संख्या को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने कक्षक पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट अपने लोग देखेंगे कि कक्षकों की जो आकृतियाँ होती है वो कैसी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षकों की। तो मेनली कक्षक लिए जाते हैं S कक्षक हो गया, P कक्षक हो गया, D कक्षक हो गया। जो F कक्षक होते हैं उनकी शेप
काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इस वजह से उनकी शेप का ज़्यादा हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। और नॉर्मली एफ़ शेप तक जो है ये अपने जो रीट वगैरह के एग्ज़ाम आते हैं, फर्स्ट ग्रेड के आते हैं, जनरल साइंस में एफ़ कक्षकों तक का अध्ययन नहीं किया जाता है इन एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले एस कक्षक की आकृति देखते हैं। तो देखिए जो एस कक्षक होता है वो गोलाकार आकृति का होता है, ठीक है। अब देखिए गोल है तो गोल की कोई दिशा तो होगी नहीं, इस वजह से कहते हैं कि जो एस कक्षक है वो अदिशात्मक प्रकृति का होता है और इसमें नोडीय तल और नोडीय पृष्ठ जो है वो दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। ये बात अपने लोगों को ध्यान रखनी है कि जो एस कक्षक है उसमें नोडीय पृष्ठ और नोडीय तल जो होते हैं दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए जैसे 1s कक्षक है तो 1 है यानी इसकी आकृति छोटी होगी, 2s कक्षक है गोलाकार आकृति का ही होगा, इसकी आकृति थोड़ी बड़ी होगी, और जो 3s कक्षक है उसकी आकृति जो है वो बड़ी होगी। मतलब कक्षा n का मान बढ़ने के साथ साथ जो कक्षा की आकृति है, जो कक्षा का साइज़ है वो भी बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे p कक्षक की आकृति के बारे में। तो देखिए जो p कक्षक की आकृति होती है वो डंबलाकार आकृति होती है, डंबल की शेप का होता है p कक्षक, ठीक है। अब देखिए जो p कक्षक है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 p कक्षक पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं px, py और pz, ठीक है। और जो प्रत्येक p कक्षा होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक ये और दूसरा ये, इनको अपने लोग कहते हैं पालियाँ, ठीक है। और दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की संभावना एकदम समान होती है, ठीक है। ये पालियाँ जो है ये इसके नाभिक से गुजरती है, ठीक है। तो नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर ये उपस्थित होती है और जहाँ ये पालियाँ मिलती है यानी ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहाँ ये पालियाँ मिलती है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यानी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व वो हमेशा शून्य होता है। और ये जो तल है वो कहलाता है नोडीय तल, ठीक है, नोड तल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब जो p कक्षक है उसकी ऊर्जा हमेशा समान होती है, जैसे px, py, pz, तो तीनों p कक्षकों की ऊर्जा हमेशा समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक की ऊर्जा ज़्यादा है और दूसरे की कम है, तीनों हमेशा समान ऊर्जा के होते हैं। इसी वजह से हम लोग जब इनको कक्षकों में लिखते हैं तो एक समान आकृति में लिखते हैं, एक समान तल पे लिखते हैं px, py और pz, ठीक है। और अगर नोडीय तल की बात करें तो यहाँ पे एक ही नोडीय तल जो है वो p कक्षक में उपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं px, py और pz कक्षकों की शेप के बारे में, मतलब कैसे पाए जाते हैं। तो देखिए px, तो p के नीचे x लिखा हुआ है यानी ये x एक्सिस पे पाए जाएंगे, इस वजह से इन्हें कहते हैं px। py की बात करें तो वो py एक्सिस पे पाया जाएगा और pz की बात करें तो वो pz एक्सिस पे पाया जाएगा। इस तरीके से हम लोग तीनों कक्षकों की आकृति यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी कक्षकों की आकृति के बारे में। तो देखिए जो डी उपकोष हमारा पूरा होता है, हम लोग कहते हैं 5D कक्षक है, तो इनको जब साथ में लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, इस पूरे को कहते हैं उपकोष, ठीक है। तो डी जो उपकोष है यानी जो पूरा का पूरा एक डब्बा है, इसमें 5 डी कक्षक पाए जाते हैं। वो है डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये 5 डी कक्षक यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करें इनकी शेप की, इनकी आकृति कैसी होती है, तो देखिए जो डी एक्स, डी वाई और डी जेड होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एकदम सेम होती है। जो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है उसकी शेप में थोड़ा सा अंतर आता है। डी जेड स्क्वायर जो होता है उसके अतिरिक्त सभी कक्षकों की ऊर्जा और आकृति समान होती है, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर कक्षक है उसकी आकृति कुछ अलग होती है। अगर हम बात करें इन चारों डी कक्षकों की, तो इन चारों डी कक्षकों की आकृति जो होती है वो द्विडंबलाकार, मतलब जैसे पी कक्षक में एक ही डंबल शेप बनी थी, डी कक्षक में 2 डंबल शेप बनती है, इस वजह से इसको कहते हैं द्विडंबलाकार आकृति का, ठीक है। तो जो प्रारंभिक डी कक्षक होता है यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सब में क्या होता है 2 डंबल पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें द्विडंबलाकार आकृति कहते हैं। और द्विडंबलाकार आकृति के कारण इसमें पालियां देखिए 1, 2, 3 और 4 पालियां
पाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डी जेड स्क्वायर कक्षक की, ठीक है, तो देखिए जैसे ये डी जेड स्क्वायर कक्षक है, तो इस डी जेड स्क्वायर कक्षक में पाई जाने वाली जो पालियां होती है वो केवल और केवल कितनी होती है, 2। तो ये एक मेन डिफरेंस है डी कक्षकों की आकृति का कि बाकी 4 डी कक्षकों में 4 पालियां पाई जाती है, लेकिन डी जेड स्क्वायर जो कक्षक होता है उसमें 2 पालियां पाई जाती है। इस वजह से इसे अन्य डी कक्षकों से अलग माना गया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नोडीय तल की। तो नोडीय तल क्या होता है, अपने लोगों ने अभी पढ़ा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसको क्या कहते हैं, नोडीय तल कहते हैं। अब देखिए जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और जो डी जेड स्क्वायर है उनमें नोडीय तल शून्य होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पे नोडीय तल नहीं पाए जाते। नोडीय तल का मान हमेशा इनमें क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एफ कक्षकों की आकृति। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं लगभग ना के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपटीशन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ कर दिया जाए और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इनमें से दिया जाए तो हम लोग इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए एफ कक्षकों की आकृति। तो एफ कक्षकों की आकृति मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इस वजह से आसानी से नहीं बनाई जाती। जैसे आप डायग्राम में ही देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आकृति है। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसको बनाया गया है, लेकिन अगर हम लोग ट्राई करें इसको बनाने का तो ये जल्दी से नहीं बनेगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए एफ उपकोष यानी जो एफ का पूरा हमारे पास डब्बा होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं और ये सातों कक्षक जो होते हैं समान ऊर्जा के होते हैं। ठीक है, और इन कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना इसमें काफ़ी है। एफ कक्षक जो कौन कौन से होते हैं अगर आप इसको याद करना चाहें तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ जेड की क्यूब, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो होते हैं 7 एफ कक्षक होते हैं। हालांकि इनका नाम नहीं आता तो आप इनको याद ना करें तब भी चलेगा, बस ये याद रखना कि इनकी आकृति कॉम्प्लिकेटेड होती है। एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और ये सारे के सारे समभ्रंश होते हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को पढ़नी है कि भाई नोडीय पृष्ठ क्या होते हैं। तो ठीक है, देखिए नोडीय तल हम लोगों ने पढ़ लिया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है वो नोडीय तल होता है। अब नोडीय पृष्ठ क्या होता है, तो देखिए नोडीय पृष्ठ को अन्य नामों से जाना जाता है, त्रिज्या नोड और नोडीय सतह, किसी भी नाम से आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो किन्हीं 2 क्रमागत कक्षकों के मध्य का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नगण्य होता है, बहुत कम होता है, वो कहलाता है नोडीय पृष्ठ। जैसे समझ लीजिए ये 2 कक्षक हैं, ठीक है, एफ के। इन दोनों कक्षकों के मध्य का वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन शून्य ना हो लेकिन नगण्य हो, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो कहलाएगा हमारे नोडीय पृष्ठ। अब देखो नोडीय पृष्ठ जो है उसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, यहाँ n किसको दर्शाता है, मतलब कक्षा की संख्या को, जिसको अपने लोग मुख्य क्वांटम संख्या से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और l किसको दर्शाता है, द्विघंशी क्वांटम संख्या को, जिसके लिए आपको पता ही है s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है और d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता जाएगा। ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से हम लोग किसी भी कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर बात करें 1s कक्षक में नोडीय पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 1s है, तो इसके लिए n का मान क्या हो गया, 1, और s के लिए l का मान होता है 0। सूत्र क्या है, n माइनस l माइनस 1। ठीक है, तो n 1 0 माइनस 1 यानी 0, यानी 1s कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब मैं अगर इसी के लिए ऐसे एग्जाम्पल 2s कक्षक के लिए आपसे पूछूं नोडीय पृष्ठ कितने होते हैं, तो 2s के लिए n का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और l का मान सेम कितना रहेगा इसके लिए, 0। सूत्र क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। ठीक है, 2 में से 1 गए 1, यानी 2s कक्षक के लिए अगर नोडीय पृष्ठ पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से 2p कक्षक के लिए अगर नोडीय पृष्ठ पूछा जाए तो n का मान क्या हो गया, 2p के लिए 2, l का मान हो गया 1, सूत्र में रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0। 3p के लिए पूछें तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो नोडीय पृष्ठ और नोडीय तल है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि जो s कक्षक है
1s कक्षक, उसके लिए नोडीय पृष्ठ और नोडीय तल दोनों का मान 0 होता है। लेकिन आगे के 2s 3s 4s के लिए अगर नोडीय पृष्ठ का मान ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। और इसी तरीके से जो p कक्षक है तो p कक्षक में नोडीय तल हमेशा 1 होता है, लेकिन नोडीय पृष्ठ की संख्या को आप इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। और जो d कक्षक है, d कक्षक में आपको बताया ही था कि जो नोडीय तल है उसका मान dz² और dx² - y² के लिए 0 होता है। बाकी के लिए आप इस सूत्र की सहायता से देख सकते हैं। धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री में जो जनरल केमिस्ट्री है उसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।